कि मुझे ऐसा लगता है चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आदिवासी उठे। आज अगर राष्ट्रपति भी अगर बनाया है इन्होंने तो खुद के स्वार्थ के लिए बनाया है। आज वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास में। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम जिनके साथ अपने इस साक्षात्कार को साझा करने वाले हैं उनका नाम है प्रवीण कुमरे जी, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और वर्तमान में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रभारी और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के महासचिव है। तो किन खास मुद्दों के आधार पर उनकी पार्टी इस महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में उतरी है, उनके जो प्रत्याशी है चाहे वो समर्थित हो या फिर वो अधिकृत हो, किन मुद्दों को लेकर के वे जनता के बीच में जाएंगे और क्या कुछ उनकी रणनीतियां रहेंगी जिसकी वजह से वे इस चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे और अपने उम्मीदवारों को जिता करके लाएंगे। ये सभी मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो विदर्भ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने बहुत ज्यादा अपने प्रत्याशी उतारी, चाहे फिर वो समर्थित हो या फिर अधिकृत हो। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का मुख्य कारण ये है आज प्रदेश में, इस महाराष्ट्र में बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बलात्कार और जो भी वंचित वर्ग है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, जो भी व्यक्ति वंचित है, हम उसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कुमार जी, मैंने आपसे पूछा है कि मुख्यतः विदर्भ क्षेत्र में ज्यादा प्रत्याशी उतरे, इसके पीछे कारण बताइए। उसके पीछे यही कारण जो मैंने अभी आपको कहा, बेरोजगारी। रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। आदिवासी, एससी के लोग हैं, ओबीसी में जो वंचित लोग हैं उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। आज माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सिर्फ उनको हक अधिकार दिलाने के लिए आज हम लोग विदर्भ में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने का प्रयास करें। अच्छा, किस प्रकार से इस विदर्भ क्षेत्र का जो आदिवासी समुदाय हो गया या फिर जो दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग, वंचित लोग हो गए, वो किस प्रकार की समस्याओं को एक दूसरे में साझा कर रहे हैं और उनकी बातों को ऊपर तक के पहुंचाने वाला कोई नहीं है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं वो मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है आज भुखमरी का मुद्दा है सबसे बड़ा। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आज वे जो पढ़े लिखा युवा है वो बेरोजगार है। महिलाओं को एक लॉलीपॉप यहाँ सरकार ने दिया, महाराष्ट्र सरकार ने, कि भाई महिलाओं को लाडली बहना जो मध्य प्रदेश में इन्होंने चलाया था, और उस योजना के चलने के बाद आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। वही दिन महाराष्ट्र का भी आने वाला है अगर ये फिर से सत्ता पे आते हैं तो, यह गठबंधन अगर इनका सत्ता पे आता है, बीजेपी वाला तो। जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आप पूर्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन वर्तमान समय में आपने राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को समर्थन दिया है, उनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं और उनके पदों पर भी आसीन है। तो इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है, जब तक दादा हीरा सिंह मरकाम जी थे, हम आज उनके अनुयायी हैं और उनके आदर्शों पे चलते हैं। जब तक वे जिंदा थे तब तक इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होता था, किसी भी प्रकार का कोई खरीदी बिक्री नहीं होती थी। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसी बन गई कि कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट फार्म भरता है और उसके बाद में उनकी सांठ-गांठ होने के बाद वो फार्म उठा लिया जाता है। और आदिवासियों को या जो जिनकी भी आस्था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़ी है, जैसे मेरी जुड़ी थी, मैंने ये सब चीजों को जब देखा तो मैंने अपनी दूरी बनाया और उन्हीं के आदर्शों पर आज राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी चल रही है, और उनके सपने को साकार करने का हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का। अच्छा, इसी वजह से आप इस राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से जुड़े हैं। सर, जैसे आप मुख्यतः रूप से मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, वहीं से चल करके आते हैं और बहियर बिरसा जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है और उधर मंडला आ गया, नैनपुर आ गया, डिंडोरी आ गया, वो पूरा बेल्ट ही एक आदिवासी बेल्ट है। सेम ये स्थिति विदर्भ में देखने को मिलती है, जैसे चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बल्लारपुर और इधर हम चल गए कोरची, आमगांव, देवरी, ये पूरा जो बेल्ट है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वन संपदा से खनिज बिल्कुल भरपूर है। ऐसी स्थिति में भी इतने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने के बाद में उन आदिवासियों के संसाधनों पर किसी और का हक होना, ये उनकी हकमारी, ये किस वजह से हो रही है? ये तो सरकार की वजह से हो रही है, क्योंकि वहां तक सरकार में जो भी हमारे अगर ट्राइब्स का भी व्यक्ति अगर बैठा हुआ है। अच्छा, इससे हेतु आप एक ही सरकार को टारगेट करना चाहेंगे या फिर दोनों नहीं, अभी सरकार? तक आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने आदिवासियों की बात तो किया है, लेकिन आदिवासियों को उत्थान करने की बात जमीन पे नहीं उतारा। उन्होंने माइकों पे उतारा है, टीवियों पे उतारा है, लोगों को दिखाया है, लेकिन उसको जमीन पे नहीं उतारा। आज भी हमारा आदिवासी समाज जो है, दलित है, वह आज भी गांव में अगर जाकर के देखो तो आज भी वह भुखमरी, आज भी उनके खेतों में सिंचाई के साधन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का संसाधन नहीं है, और आज भी वहाँ गांव में रहने वाला व्यक्ति जो है वह मजदूरी कर रहा है बेचारा, जो भी 100-200 रुपए मिलते हैं उसी में उसका परिवार पल रहा है। ये है। और
कांग्रेस, खासकर मैं कांग्रेस को ये कहूंगा कि 1966 में कांग्रेस ने जो हमारा जो राजा था प्रवीण चंद्र भंजदेव जी बस्तर के जो राजा थे, उनको मारने का जो काम किया था, वहां से आज कांग्रेस के प्रति आक्रोश है हम लोगों के अंदर में कि हमारे राजा को 1966 में उन्होंने गोलियों से भूंस दिया था। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं व्यक्तिगत शब्द कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आदिवासी उठे। आज अगर राष्ट्रपति भी अगर बनाया है इन्होंने, तो खुद के स्वार्थ के लिए बनाया है। आज वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास में, जो पावर होने चाहिए। जो इसके पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनके पास जो पावर होते थे, वो पावर आज हमारी जो आदिवासी राष्ट्रपति उनके पास दिखाई नहीं पड़ता वो कहीं से। जैसे कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आज 21st 22nd जनरेशन चल रहा है और अधिकांश लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को अब खोते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे संस्कार में निहित थी, हमारी परंपराओं में निहित थी, वे अब धुंधली पड़ गई है। लेकिन इन सब के बीच में भी एक आदिवासी अंचलों में जब जाओ, जब भ्रमण करो, तो आज भी वो परंपराएं जीवंत हो उठती है। ऐसा लगता है कि आदिवासी आज भी उन से चीजों को स्वीकार कर रहा है, उस चीजों को सादे कर रहा है और इस आधुनिकता में भी वो उसी परंपरा के साथ में जी रहा है। इतना बहुमूल्य वरदान उनके हाथ में है, इतनी बहुमूल्य शिक्षा उनके हाथ में है, ये सब होने के बावजूद भी जो आदिवासी समाज है, वो वर्तमान की शिक्षा के दौर से वंचित हो गया है। तो आपकी राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी किस आधार पे उन लोगों के मन में एक ऐसी ज्योति जगा पाए कि वे शिक्षा के प्रति अग्रसर हो और अपने अधिकारों को जान करके जो भी उम्मीदवार हो, जो भी उनके क्षेत्र में लोकल जनप्रतिनिधि हो या फिर जो भी सरकार चुन के आए, उनके समक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके, अपने हक अधिकारों की मांग कर सके? देखिए, हमारा तो सबसे पहला ही मुद्दा रहा है कि शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, आदिवासी नहीं, अन्य कोई भी वर्ग हो, वो नहीं उठ सकता। क्योंकि आदिवासी ग्राम में ज़्यादा रहता है। सबसे पहले तो हमारा शिक्षा की तरफ ही फ़ोकस है। अगर हमारी सत्ता नहीं भी आती है, अगर हम सत्ता में कहीं भागीदार नहीं भी होते, तो भी हम आदिवासियों को, दलितों को शिक्षा दिलाने का काम करते रहेंगे और हम आंदोलन करते रहेंगे। सत्ता के सामने जो सत्ता में जो अ, ये कह जो कुर्सी में बैठी हुई जो सरकार रहेगी, हम उसके खिलाफ हमेशा आंदोलन करते रहेंगे, गलत नीतियों के प्रति। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।